Is it visible? The screen is visible to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Visible. Okay, so our next subject, it is very interesting. I think most of you have done your SIP in the insurance sector, है ना? बहुत सारा लोग इंश्योरेंस सेक्टर में SIP किए हैं, हम देखे हैं। श्रीराम इंश्योरेंस में, फिर और कोई कोई किए हो? क्या क्या कंपनीज में किए हो तुम लोग इंश्योरेंस के ऊपर? जो लोग किए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, प्लीज यू कैन से। श्री राम के अलावा और कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं आई थी। अच्छा, खाली उसी में किए हो बस? यस मैम। ठीक है। देखो, इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना, बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। इट्स अ वेरी डेवलपिंग सेक्टर, यू कैन से। तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। पहले मैं इस पेपर के ऊपर जो स्टार्ट कर रही हूँ, उससे पहले मैं बता रही हूँ कि इंश्योरेंस से रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ जॉब्स आर यूजुअली अवेलेबल। वन इज रिलेटेड टू सेल्स, जो कि मार्केटिंग के पीपल ज्यादा उसको ये करेंगे। अनदर इज रिलेटेड टू ऑपरेशन। ऑपरेशन का जो है वो तुम्हारे ऑफिस में ही बैठ के करना है। सारा चीज को कैसे इट इज ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर ब्रांच, उस चीज को हैंडल करने के लिए ऑपरेशंस में दे हायर मैनेजर्स। तो ये अच्छा स्कोप है तुम लोग के लिए, दोस्त हु हैव टेकन फाइनेंस, राइट। इसके अलावा और एक स्कोप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? दैट इज एक्चुअरीज। तुम लोग अभी जाके उसको छान ले, ये कर लेना, सर्च इट फ्रॉम द गूगल। इट्स एन एक्चुअरीज बोला जाता है, लेकिन डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया करके है, IAI, जो कि ट्रिपल आई उसको, उस कोर्स को करवाता है। और वो सारा चीज बहुत अच्छा है, ठीक है। ट्रिपल आई से यू कैन गेट सर्टिफिकेट ऑन दिस, आई थिंक एसोसिएटशिप भी है, फिर लाइसेंशिएट है। ये सारा कोर्सेस तुम लोग कर लोगे तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। अगर तुम ऑपरेशन में घुस रहे हो, और ट्रिपल आई इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से अगर तुम लाइसेंशिएट इज द फर्स्ट कोर्स दैट इज डन। और मेरा यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस तुम लोग के लिए रखे हुए हैं, तो लाइसेंशिएट का बहुत सारा चीज इसमें कवर अप है। तो तुम कहीं से भी उसको एनरोल कर सकते हो। करने के बाद कभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में उसका आता है स्टडी मटेरियल यू विल गेट फ्रॉम ट्रिपल आई, और वो एग्जाम तुम लोग दोगे तो तुम्हारा एक डिग्री हो जाएगा कि लाइसेंशिएट यू हैव क्लियर। और उसके लिए क्या होगा, आगे जाके कोई इंश्योरेंस कंपनीज अगर आएंगे तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू प्रेफरेंसेस, ठीक है। बहुत सारा तुम लाइफ इंश्योरेंस पे चले जाओ या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में चले जाओ, उसमें बहुत फायदा होता है। और ऑपरेशन में रहोगे तो तुम लोग को इधर उधर भागने का भी जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी तुम लोग ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, अच्छा पोजीशन में चले जा सकते हो। लाइसेंशिएट के बाद इन लोग का है एसोसिएटशिप, वो सेकेंड स्टेप में है। लाइसेंशिएट हो जाएगा तो उसके लिए फिर स्टडी मटेरियल वो लोग प्रोवाइड करता है, और उसके लिए दे सकते हो, ये है बहुत अच्छा। और एक्चुअरीज अगर मैं बोलूं, तो एक्चुअरीज इट इज अ लिटिल बिट टफ, ठीक है। मेरा भी एक्चुअरीज का बहुत हद तक वो क्लियर हुआ है। वो उसमें करने से एक तो अच्छा है कि यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी। सारे इंश्योरेंस कंपनी में पोजीशन, एक ही पोजीशन रहता है फॉर वन एक्चुअरीज, और उसको बहुत पे किया जाता है, सबसे ज्यादा सैलरी उसी का है। लेकिन उसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, और सारा एग्जाम तुमको क्लियर करना होगा, ये है। तो ये हमको लगता है तुम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, किसी का अगर मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है। रादर तुम लोग कर सकते हो ट्रिपल आई से, यू कैन एनरोल फॉर लाइसेंशिएट एग्जाम, और उसके लिए तुम लोग पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छा होगा। और ऐसा कभी भी मैम तुम उसके लिए लोग मत चार्ज पे करना सोचना। पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा? हाँ, जैसे अगर तुम कितना? गूगल में सर्च करोगे ट्रिपल आई, ठीक है,
इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, उसमें अगर तुम ट्रिपल आई करके मारोगे तो वो उसका वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत कम ही पैसा लेता है, लगता है बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए लाइसेंशिएट करके उन लोग का है फर्स्ट स्टेप। तो वो लाइसेंशिएट एग्जाम में जैसे ही तुम एनरोल करोगे तो वो लोग तुमको स्टडी मटेरियल वगैरह भेजेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल लाइसेंशिएट का आई विल कवर एवर ईयर, बहुत सारा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए लाइसेंशिएट एग्जाम बहुत इजीली तुम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही दूंगी। और उसके बाद खाली जाके एग्जाम दे देना है। और एग्जाम अगर तुम्हारा हो गया, लाइसेंशिएट है, तो जैसे ही मानो यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनीज आएंगे, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी लाइफ, जो अच्छा अच्छा इंश्योरेंस कंपनीज है, वो लोग आएंगे और तुम्हारा लाइसेंशिएट है तो तुरंत तुमको ले लेंगे, और अच्छा पोजीशन के लिए लेंगे, एकदम स्टार्टिंग के लिए नहीं। तुमको काफी अच्छा इसके लिए ले लेंगे। तुम्हारे पास मतलब ये सब एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी यू आर हैविंग द लाइसेंशिएट डिग्री, तो दैट विल हेल्प यू। तो वो तुम कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर दिस, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बूमिंग है, बहुत ग्रोइंग है। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो खराब है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये इंटेंशन बना के रखा है कि इंश्योरेंस अच्छा नहीं है। रादर मैंने इंश्योरेंस में सब सीए वीए अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैम इट साइट इज क्या बताई गुड। थी? हाँ, मैम साइट क्या बताई थी? ट्रिपल आई, ट्रिपल आई वो करवाता है लाइसेंशिएट एग्जाम, ओके मैम। ठीक है। कहीं पे नोट करके रखो, क्लास हो मैम जाएगा तो टाइम तुम पीरियड लोग। कितना है उसका? कितने दिन का कोर्स है वो? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको स्टडी मटेरियल हम तो कराएंगे ही, थोड़ा बहुत उसमें से एक बार देख लेना अगर कुछ एडेड है। और तुम कितने दिन में एग्जाम दे सकते हो, बस एनरोल कर ओके। लोगे, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल आ जाएगा। तुमको जब लगेगा कि यू आर प्रिपेयर्ड, एक साल अभी टाइम है, कंपनीज आने में भी कुछ कुछ महीने के बाद ही वो लोग तुरंत अभी करेगा। तो अगर यहाँ पे भी मेरे साथ भी पढ़ लोगे और थोड़ा पढ़ लोगे तो एग्जाम के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कब तुम एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम जल्दी कर सकते हो तो दे देना, उसमें क्या है, ओके। क्योंकि एडेड प्रेफरेंस मिलता है। चलो, अब लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले ही हम लोग इंश्योरेंस तो देखेंगे, व्हाट इज इंश्योरेंस, और उसका कंसेप्ट देखेंगे कैसे वो वर्किंग होता है। बिफोर दैट कुछ टर्म्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? पेरिल। शायद तुम लोग अगर कोई अच्छे से तुमको श्रीराम फाइनेंस में बताया भी होगा किसी पर्सन को, अगर उसको नॉलेज होगा, तो ये सारा टर्म्स आई थिंक बताया होगा। कभी कभी मैंने सुना है स्टूडेंट लोग बोला है कि नहीं दे, वो लोग बहुत अच्छे से नहीं बताता है, लेकिन ये टर्म्स आते हैं उसमें, और हम लोग को नहीं पता था तो हम लोग पूछे तो उतना क्लियर नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, ठीक है। पेरिल का मतलब ये है एनीथिंग दैट कॉजेस अ लॉस, ठीक है। कोई भी चीज जो कोई लॉस को कॉज करता है, उस कॉज को हम लोग बोलते हैं पेरिल। दैट इज कॉज ऑफ लॉस इज टर्म्ड एज पेरिल। इन सिंपल टर्म्स इट इज कॉज ऑफ लॉस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल्स, फायर से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, लाइटनिंग, किसी भी टाइप से हो सकता है। तो पेरिल हम लोग किसको बोलेंगे? फायर इज अ पेरिल, फ्लड इज अ पेरिल, लैंडस्लाइड्स इज अ पेरिल, अर्थक्वेक्स इज अ पेरिल, लाइटनिंग इज अ पेरिल। सारे चीज जो है इसका टेक्निकल टर्म इज पेरिल। क्यों? क्योंकि अगर फायर हुआ तो कोई ना कोई लॉस होगा, फ्लड हुआ तो लॉस होगा, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, ये सारे चीज जब होते हैं तो कोई ना कोई लॉस होगा। कभी कभी तो अर्थक्वेक हुआ तो ह्यूज लॉस होते हैं। लैंडस्लाइड्स अगर ऐसा हो रहा है, लैंडस्लाइड्स कहाँ होता है? जनरली इन द माउंटेन एरियाज यू हैव लैंडस्लाइड्स। तो वो सब में कितना टाइम हो जाता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ उसमें घर, आसपास का घर पूरा तबाह हो जाता है। फ्लड में भी देखोगे अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है, ह्यूज अमाउंट में भी हो सकता है। उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी लॉस हो रहा है और उसको जो कॉज है, जो उस लॉस के लिए जिम्मेदार है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिल, ठीक है। नाउ रिस्क, टर्म में आ जाते हैं। रिस्क, रिस्क किसको बोलते हैं? चांसेस ऑफ लॉस,
चांसेस और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तुम लोग पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। और चांसेस इसी का टर्म्स है लाइकलीहुड, कितना परसेंट चांस है कि दिस लॉस में ऑकर, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। अगर मानो कोई भी फायर बोल सकते हो, तुम्हारे घर में बहुत अच्छे से वायरिंग किया हुआ है, फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ लॉस होने का संभावना है। हमेशा हम लोग नहीं बोल सकते देयर इज 0% रिस्क, कहीं नहीं होता है। कोई ना कोई रिस्क लेके हम लोग एवरीडे चलते हैं। तो कोई बहुत अच्छा वायरिंग किया हुआ है, उसमें भी सपोज 0.05% चांस है कि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए। ठीक है, आग लगने का संभावना इस 0.05%। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0.05% इज द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ फायर इन अ वेरी गुड एंड वेल सर्किटेड हाउस, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन जनरल टर्म्स में हम लोग रिस्क कब बोलते हैं? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल, उसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। तुमने कुछ एक्सपेक्ट किया, तुमने कुछ बेटर एक्सपेक्ट किया। ऑब्वियसली हम लोग का एक्सपेक्टेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग विच इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब बहुत अच्छा रिटर्न आएगा हम सोच लिए, लेकिन उसका एक्चुअल रिटर्न कम आया। सपोज यू हैव एक्सपेक्टेड दैट तुम कहीं इन्वेस्ट किए हो और उसमें तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू हैव 15% रिटर्न, राइट? अगर 15% रिटर्न क्या है? योर एक्सपेक्टेशन, वेयर एज तुमको मिला कितना? 10%। तो एक्चुअल 10% हो गया, तो दोनों का बीच का डिफरेंस 5% है ना? सो जब दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, वी से दैट देयर इज अ रिस्क। सो 5% इज द रिस्क। ठीक है, 5% चांसेस है, मतलब चांसेस कितना है वो हम लोग निकालेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये दोनों का बीच का जितना भी डिफरेंसेस हो सकता है, दैट इज 5%। इतना संभावना है कि 5% हमको कम मिल सकता है। अब इसका कितना चांसेस है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। कि 15% तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअल का है 10%। तो एक्चुअल होने का जो 10% ये है, तो 15% से 10% जो वेरिएशन है वो उसका कितना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दैट पॉसिबिलिटी इज योर रिस्क। हम लोग निकालेंगे बाद में कैसे कैलकुलेट करना है, विल डू दैट, हाउ टू फाइंड आउट द रिस्क एंड द रिटर्न। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क के बारे में तो बताए, अब उसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन यू विल गेट इन बेसिकली इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इसीलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, वो लोग पहले देखेगा जो चीज को वो इंश्योर कर रहा है उस चीज में कितना रिस्क है और उस रिस्क का नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द इंश्योरेंस और नॉट। इंश्योरेंस तुमको देगा कि नहीं देगा। अगर तुम्हारा रिस्क सर्टेन है, 100% श्योरिटी है कि ये हो सकता है, तो उसमें क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनीज जो है, कोई कोई इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं भी दे सकता है, कोई कोई दे सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज करता है। प्रीमियम हम लोग देख लेंगे कि क्या है। तो उसके लिए ज्यादा तुमको, मतलब उस रिस्क को कवर करने के लिए तुमको इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा पैसा देना है। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले क्या देखता है? जो रिस्क को वो कवर कर रहा है वो रिस्क क्या नेचर है, कौन सा कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तुमको जानना होगा क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, तभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये तय करना आसान होगा वेदर दे विल प्रोवाइड द इंश्योरेंस और नॉट, और उसके लिए हाउ मच प्रीमियम दे शुड पे, राइट? Now देखो, risk can be classified broadly into 5 categories। 5 categories में क्या क्या है? फर्स्ट कैटेगरी कैटेस्ट्रॉफिक एंड इम्पोर्टेंट रिस्क। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करके? वी हैव डिवाइडेड द रिस्क इनटू कैटेस्ट्रॉफिक एंड इम्पोर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज likely to be caused
कितना एक्सटेंड ऑफ डैमेज हो सकता है। मानो कोई रिस्क अगर हो गया तो वो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसके ऊपर डिपेंड करके रिस्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक एंड इम्पोर्टेंट। कैटास्ट्रॉफिक रिस्क में देखो क्या है, रिस्क वेयर अ सिंगल इवेंट ऑफ मेजर मैग्नीट्यूड, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का कोई एक चीज अगर ऑकर कर गया तो बहुत सारा लोगों को इफेक्ट करेगा। its extent of damage is huge, right? That is termed as catastrophic risk. Usual loss होने से बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, ये सारा चीज जब होता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल को इफेक्ट करता है। नॉट ओनली दैट, एक्सटेंड ऑफ डैमेज जितना होता है, बहुत, घर एकदम सब टूट गया, तबाह हो गया, एकदम खत्म हो जाता है इस अर्थक्वेक के वजह से, फ्लड के वजह से। सो दैट इज टर्म्ड एज कैटास्ट्रोफिक रिस्क। ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट रिस्क क्या है? इम्पोर्टेंट रिस्क जो है वो क्या है, उसका एक्सटेंड ऑफ डैमेज कम बोल सकते हो और बहुत नंबर ऑफ पीपल को एट ए टाइम इफेक्ट नहीं करता है, उससे कम करता है। ठीक है। नंबर ऑफ जितना इफेक्ट करना है, जैसे अगर अर्थक्वेक हो गया या फ्लड हो गया, पूरा एक गांव, नॉट ओनली वन विलेज, आसपास का गांव भी तबाह हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट रिस्क वो रिस्क है जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को तबाह कर सकता है, कोई फैमिली को कर सकता है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रिस्क को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक रिस्क? उसका एक्सटेंट ऑफ डैमेज कम है रिलेटिवली फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक रिस्क, और नंबर ऑफ पीपल जो इफेक्टेड है इससे कम है ना। सी, जैसे जो ओनर है उसको बैंकरप्सी, इट कैन कॉज बैंकरप्सी ऑफ द ओनर। मतलब कोई बिजनेस का ओनर है, उसका पूरा सारा पैसा ही एकदम डूब गया। बैंकरप्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? देवलिया। क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया। हाँ, दिवालिया। नाउ ऐसा हो रहा है किसी पर्टिकुलर पीपल, सपोज, और एक इसका अच्छा एग्जांपल है, सपोज कोई पर्सन ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे भी उसका लोन है, हाउस लोन है, कार लोन है, बिजनेस भी खोला है, बिजनेस लोन भी है, सारा चीज है, और उस पर्सन का सडन डेथ हो जाता है तो क्या होगा? उस पर्सन का सारा फैमिली जो है, दे विल गेट इफेक्टेड वेरी बैडली, है ना। लेकिन ये हम लोग कैटास्ट्रोफिक रिस्क में नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका एक्सटेंड इज लिमिटेड टू दैट फैमिली। जॉइंट फैमिली, बड़ा फैमिली हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा आसपास में, पूरा विलेज तो नहीं तबाह हो जाएगा पूरा, या जिस शहर में वो रहता है पूरा शहर तो नहीं उसमें इफेक्ट हो जाएगा, उसका पर्टिकुलर फैमिली विल गेट ये, या उसका बिजनेस भी उसमें इफेक्ट होगा। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पोर्टेंट रिस्क। जैसे क्रेडिट कार्ड ड्यूज, एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू फॉल इन द स्टॉक मार्केट। ये हो सकता है कोई पर्सन है जो पूरा अपना सेविंग्स दूसरे जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया है, पूरे के पूरे वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और अभी जैसा हुआ है कोरोना के टाइम, यू हैव सीन ना इन द स्टार्टिंग, अभी तो स्टॉक मार्केट का हालत बहुत अच्छा है, बहुत सुधार हुआ है पहले से, लेकिन जैसे ही कोरोना वाज डिटेक्टेड, तुरंत ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे जगह पे जो हुआ, क्या हुआ, सारे कंट्रीज का स्टॉक मार्केट में ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट देखने को मिला। इवन इन इंडिया पूरा क्रैश कर गया था स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब क्रैश कर गया है, ठीक है, उसमें अगर तुम अभी पैसा जो डुबाए हो उसको पकड़ के रखना है, मेरा भी है, ऐसा हुआ है, मैंने देखा कि लॉस हो रहा है तो मैंने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया। लेट द स्टॉक मार्केट गेट अप, जब उठेगा तो धीरे धीरे होगा। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है किसी पर्सन का सारा सेविंग्स जो भी रखे हुए है सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया उसने। अब ये कोरोना वाला सिचुएशन में यू कैन से दैट उस पर्सन का टेम्पररी जॉब लॉस हो गया। अब क्या करेगा वो? उसके पास तो पैसा, ऐसे सेविंग्स नहीं है, वो सारा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है।
अब स्टॉक मार्केट में सपोज 20 लाख उसने लगा के रखा है और उसका वैल्यू गिर के लगभग इतना गिरा है, बोल सकते हो 20 लाख से वो लगभग 1 लाख हो गया है सपोज। ओके, अब तो क्या करेगा वो, उसके लिए कुछ नहीं है, जॉब भी चला गया है, तो उसको वही में से कुछ कुछ शेयर्स बेचने पड़ेंगे। बेचने से भी कितना आएगा जिसका वैल्यू इतना गिर गया है, निकालना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज अगेन एन इम्पोर्टेंट रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, समझ में आया कैटास्ट्रोफिक रिस्क एंड इम्पोर्टेंट रिस्क के बीच का डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है। जब टाइम हो जाएगा तो हमको बता देना। वंस अगेन यू विल मार्क योर अटेंडेंस एंड देन वी विल स्टॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी क्या है? फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिस्क। देखो फिनेंशियल रिस्क किसको बोलेंगे? आर दोस रिस्क दैट लीड टू लॉसेस दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक ना, अगर हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी लॉस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट इज अ फिनेंशियल रिस्क। यू कैन मेजर द लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज अ फिनेंशियल रिस्क। एग्जाम्पल क्या हुआ? वैल्यूज में चेंजेस हो सकते हैं। किसका? एसेट्स। सपोज शेयर खरीदे हो, उसका शेयर प्राइस, उसका जो वैल्यू है मार्केट प्राइस अभी गिर गया है तो उसका वैल्यू कम हो गया। या प्रॉपर्टीज खरीदे हो, प्रॉपर्टीज का वैल्यू में गिरावट आया है। सो दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कितना लॉस हुआ है वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई लैंड तुम खरीद के रखे हो, 5 लाख से खरीदे थे, अब सपोज उसमें कुछ ऐसा हुआ है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में एकदम बहुत खराब हालत है, तो 5 लाख का लैंड का वैल्यू अब हो गया है 2 लाख। सो डिफरेंस क्या हुआ? लॉस कितना हुआ तुमको? 3 लाख। तो 3 lakhs इज द लॉस, इट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड, इसलिए तुम बोल रहे हो ₹3 लाख इज द लॉस। तो दैट इज अ फिनेंशियल रिस्क। द नॉन फिनेंशियल रिस्क, नॉन फिनेंशियल रिस्क क्या है? बहुत टाइम वी हैव सीन दैट अगर हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा रिस्क ऐसा हो सकता है दैट यू कैन नॉट क्वांटिफाई, जिसको क्वांटिटी में यू कांट मेजर, राइट? सबसे अच्छा बढ़िया एग्जांपल इसका है योर इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा। सपोज घर में कोई बीमार है या घर में किसी का डेथ हो गया जिसके वजह से तुमको बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में तुम आ गए हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रिस्क, लेकिन उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, वी कैन नॉट क्वांटिफाई। तो क्या हो गया है यार? दिस इज अ नॉन फिनेंशियल रिस्क, राइट? देखो एग्जांपल्स, हेल्थ इश्यूज। हाँ, किसी को, तुम लोग को किसी को हेल्थ इश्यू हो गया तो उसमें क्या हो रहा है? ट्रीटमेंट्स करवाना है, तो बहुत सारा पैसा जा रहा है, जाएगा ही। टेम्पोररी लॉस ऑफ इनकम्स, दिस आर लॉसेस। लेकिन वो जो हेल्थ इश्यू के वजह से वो हो रहा है, हेल्थ इश्यू इज एक्चुअली अ नॉन फिनेंशियल रिस्क, क्योंकि हेल्थ इश्यू के वजह से मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, तुम्हारे घर वाले भी बहुत मतलब चिंता कर सकते हैं। ये सारा चीज जो है इमोशंस को इफेक्ट करने वाला, मेंटल एगनी, लॉस ऑफ रेपुटेशन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी का रेपुटेशन में कुछ दाग लग गया, सो क्या यू कैन नॉट मेजर दिस, बट इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क इज देयर, है ना? लॉस होता है तो बहुत होता है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि कितना हुआ। लॉस ऑफ रेपुटेशन, सपोज जैसा मैगी वाला एग्जांपल ले लो, बीच में जो मैगी में आ गया था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लेड इज देयर, है ना? उसको टेस्ट किया गया था, तो क्या हुआ? उसका एक रेपुटेशन में दाग लग गया। अभी तो फिर भी पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग मैगी अगेन, लेकिन जब तुरंत वो चीज मार्केट में आया, सबको मालूम चला, तो मैगी के बारे में लोग का मतलब एक तो रेपुटेशन उसका खराब हो गया, तो क्या हुआ? उसका सेल्स गिर गया। तो सेल्स गिर गया, सो दिस इज अ लॉस, लॉस हुआ कंपनी को। तो दिस इज अ रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क बोलते हैं इसको हम लोग, बट इट कैन बी कैटेगराइज अंडर नॉन फाइनेंशियल रिस्क, है ना? बैड बिजनेस डिसीजन, बहुत टाइम से होता है। कोई भी कंपनी का सीईओ या तुम ही लोग एज अ मैनेजर, व्हेन यू आर ज्वाइनिंग योर कंपनी, यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, बैड डिसीजन, जिसके वजह से कंपनी को
हो सकता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस दे आर सफरिंग, राइट? हो सकता है, तो क्या होगा? इट इज ऑल्सो अ रिस्क. सो बैड बिजनेस डिसीजन इज अ नॉन फाइनेंशियल रिस्क. Clear everyone? Now, next one, dynamic and static risk. Dynamic risk क्या है and static risk. Now, dynamic word का मतलब क्या है? तुम लोग को मालूम है डायनामिक मतलब जो चेंज होते रहता है, वह स्टैटिक जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होता है. तो डायनामिक रिस्क हम लोग बोल सकते हैं आर दोस विच आर रिजल्टिंग फ्रॉम changes in the economy. Economic factors we know, macroeconomic factors are there, जो कि बहुत डायनामिक है इन नेचर. कभी भी कुछ भी इट कैन चेंज. सो वो सारा चेंजेस के वजह से देयर आर अमाउंट ऑफ लॉसेस occurring. सो उसको क्या बोलेंगे? वो जो लॉस हो रहा है, दैट रिस्क इज अ डायनामिक रिस्क. एग्जाम्पल देखो, चेंजेस इन द प्राइस लेबल, कंज्यूमर टेस्ट, fashions, income and outputs, technology, political upheavals, or government suddenly losing vote of confidence may cause financial loss to the members of the economy. है ना? These are, इसको हम लोग बोल सकते हैं डायनामिक रिस्क. इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं. चेंजेस इन द प्राइस लेवल. क्यों होगा चेंजेस इन द प्राइस लेवल? होता है इन्फ्लेशन से. इन्फ्लेशन हम लोग को मालूम है, प्राइस बढ़ जाता है. अगर रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया, कंपनी को अपना प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए, अपना बिजनेस को रखने के लिए उसका फिनिश गुड्स का भी प्राइस लेवल को बढ़ाना होगा, तो मार्केट में वो ज्यादा दाम से बिकेंगे. दिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन. सिमिलरली कंज्यूमर टेस्ट, आज कोई चीज को पसंद कर रहा है, बहुत पसंद कर रहा है, तो कंपनी उसका बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हो सकता है कि उसके टेस्ट में चेंजेस आ गए हैं. ठीक है, उसको और अभी पसंद नहीं कर रहे. सो व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो अ डायनामिक रिस्क. फैशन देखोगे टाइम टू टाइम चेंज होता है. टेक्नोलॉजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस आर देयर. आज एक टेक्नोलॉजी है, एक महीने के बाद वो ऑब्सोल्यूट हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी आया. तो ये सारा चीज है टर्म्ड एज डायनामिक रिस्क, राइट? इनकम, आउटपुट, फिर गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गया, गवर्नमेंट गिर गया, दूसरे बार वोटिंग होगा, तो ये सारा चीज क्या हुआ? दिस आर डायनामिक रिस्क. इसके वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, नॉर्म्स है, ये सारा चेंज हुआ, उसके वजह से किसी कंपनी में लॉस हो रहा, चेंज ड्यू टू changes in government policies. Now dynamic risk, they normally we can say, अच्छा, another very good example of dynamic risk कोई बता सकते हो? अभी हाल ही में हुआ, हाल में नहीं हुआ, आई थिंक 1-2 साल पहले ही हुआ था. क्या था? कोई, एनीबडी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम. हाँ, अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है डायनेमिक रिस्क, बता सकते हो कोई एग्जांपल? एनीबडी? कोई भी नहीं बता नो सकते आइडिया. हो? डीमोनेटाइजेशन क्या था? Yes. इट इज अ डायनेमिक रिस्क. डीमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने सडनली डिसीजन लिया और तुरंत के तुरंत पुराना पैसा सब खत्म हो गया. डीमोनेटाइजेशन. अनदर क्या है? गवर्नमेंट फिर से 2000 नोट भी तो बैन करने जा रही है, तो भी डायनेमिक रिस्क हो सकता है. हाँ, तो करेगा इसकी तब होगा. गवर्नमेंट इसके सपने में आई थी. नहीं मैम, ऐसा कोई होगा ऑफिशियल तभी होगा. ये नहीं है कि. डीमोनेटाइजेशन हो गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज अ डायनामिक रिस्क. देन अब वैसे तो कुछ भी अंदाजा BS4 लगा सकते हैं इंजन, मैम. BS4 इंजन जो बैन हो गया था, बैन हो गया है, उसका क्या है? दैट वाज आल्सो अ डायनामिक रिस्क, है ना? बहुत सारा कंपनी वो लोग क्या कर रहे थे, रातों रात बहुत सस्ते में स्कूटीज बेच रहे थे, गाड़ी बेच रहे थे विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. जब गवर्नमेंट ने उसको बैन किया,
तो उन लोग को कुछ टाइम दिया गया, तो वो लोग उस टाइम के अंदर में बहुत कम पैसे में उसका बेचने का कोशिश किया. दैट इज ऑल्सो डायनेमिक रिस्क. Since it affect a large number of people, therefore these are less predictable. ठीक है, प्रेडिक्टेबल ये कम है, क्योंकि इकोनॉमी में जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर्स है, दे आर वेरी वेरी लेस प्रेडिक्टेबल. कभी भी कुछ भी होते रहता है. एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक, वी नो दैट. तो बहुत, और कभी भी होगा तो इट विल इफेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, है ना. नेक्स्ट, स्टैटिक रिस्क. हाँ, स्टैटिक रिस्क देखो क्या है. लॉसेस दैट ऑकर इवन इफ देयर आर नो चेंजेस इन द इकोनॉमी. स्टैटिक रिस्क हम लोग उस रिस्क को बोलेंगे जहां पे लॉस हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स के चेंजेस के अलावा जो भी लॉस हो रहा है उसको हम लोग सबको एक स्टैटिक रिस्क के कैटेगरी में डाल देंगे. और जो इकोनॉमी में चेंजेस हो रहा है उसके वजह से हो रहा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट विल कैटेगराइज इनटू डायनामिक रिस्क. ठीक है. स्टैटिक रिस्क में पेरिल्स ऑफ नेचर, कुछ भी फ्लड हो गया, फायर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स का चेंजेस की वजह से नहीं है, नेचुरल कैलेमिटी है. कोई पर्सन का डिसऑनेस्टी, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी कैटेगराइज्ड एज स्टैटिक रिस्क व्हिच डू नॉट fall into the category of dynamic risk. Dynamic risk के नीचे कौन आएगा? वो सारे losses that are caused due to the changes in the economic factors. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आने के वजह से जो लॉस होता है, दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू डायनामिक रिस्क. whereas all those other losses जिसको हम लोग बोल सकते हैं they are not due to the changes in the economy, they are categorized as static risk. ठीक है. नाउ स्टैटिक रिस्क का डेफिनेटली मोर प्रेडिक्टेबल. ठीक है, प्रेडिक्टेबल है, इसीलिए दे कैन बी मैनेज थ्रू इंश्योरेंस बेटर देन द डायनामिक रिस्क. डायनामिक रिस्क कब क्या होगा नोबडी नोज, लेस प्रेडिक्टेबल है, whereas this is more predictable. तो ये इंश्योरेंस उसको बेटर मैनेज कर सकता है. वो भी कर सकता है लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत है, नॉट ऑलवेज पॉसिबल. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क. ये क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क मैंने उसमें भी, इन्वेस्टमेंट में भी बोली थी ऑलरेडी. स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क जो है, इट इज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न पर्सन. तुम चाह रहे हो यू आर बेटिंग में इन्वॉल्व होना, तुम चाह रहे हो हॉर्स रेसिंग में इन्वॉल्व होना, तुम खरीद रहे हो लॉटरी, तो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है ना. अगर तुम चाहते कि मुझे ये नहीं खेलना है, मुझे बेटिंग नहीं करना है, मुझे कैसीनो नहीं जाना है, तो nobody can force you, so it is under your control whether you are going to take up this risk or not. इस रिस्क को बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क. देखो, हॉर्स रेसिंग, पर्सन बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिंग इन स्टॉक मार्केट, सब कुछ. स्पेकुलेटिव रिस्क, देयर इज अ चांस ऑफ लॉस एज वेल एज गेन. इसमें लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, बोथ द वेज. Whereas pure risk क्या है? These are not under the control of the concerned person. तुम चाहो ना चाहो लॉस हो सकता है. you cannot control it. ठीक है, तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं हो जाएगा. अगर रिस्क है, हो सकता है कभी भी. और यहाँ पे क्या है? देयर इज नो चांस ऑफ गेन, देयर इज ओनली चांस ऑफ लॉस. खाली लॉस ही होगा, नो चांस ऑफ गेन एट ऑल. इंश्योरेंस कवर्स ओनली प्योर रिस्क एंड नॉट स्पेकुलेटिव रिस्क. ये ध्यान रखना है. इंश्योरेंस कभी भी स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर नहीं करेगा. तब तो तुम चालाकी कर सकते हो. कोई बहुत परसेंट क्या है, इससे बहुत कुछ प्रॉफिट कमा सकता है. खुद चला गया गैम्बलिंग करने, ठीक है, एक इंश्योरेंस ले लिया. गैम्बलिंग में, जुआ में अगर मैं हार गया तो मेरा लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी भरेगा नहीं. तब एवरी पीपल विल ट्राई टू डू दैट. अगर गेन हुआ तो गेन मेरा, और लॉस हुआ तो इंश्योरेंस से हम कवर कर लेंगे. नहीं, ये नहीं होगा. ओके,
क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इट इज अ श्योर लॉस, देन उसको देना ही है। इसीलिए स्पेकुलेटिव रिस्क आर नॉट जनरली कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। नेक्स्ट कैटेगरी, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क देखो क्या हो रहा है, दोस रिस्क दैट अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, दीस आर टर्म्ड एज फंडामेंटल रिस्क। ठीक है, एक साथ बहुत सारा लोगों को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज टर्म्स एज फंडामेंटल। वेयरएज पर्टिकुलर रिस्क क्या, इफेक्ट ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलरली इस आदमी को ये इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसका नाम आया है पर्टिकुलर रिस्क। जैसे किसी पर्टिकुलर घर में चोरी हो गया, दैट विल अफेक्ट ओनली द ओनर एंड द फैमिली मेंबर्स, इसीलिए दैट इज टर्म्ड एज पर्टिकुलर रिस्क। नेक्स्ट हैजर्ड्स। हैजर्ड्स हम लोग देखेंगे किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो हैजर्ड इज एक्चुअली अ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस हुआ हम लोग देख लिए हैं, कॉज ऑफ अ लॉस इज टर्म्ड एज पेरिल। कितना चांसेस है, दैट इज टर्म्ड एज रिस्क। वेयर एज वो लॉस होने के जो चांसेस है उसको बढ़ा देता है, क्या उसको बोलते हैं हैजर्ड, राइट। इट इज अ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस। इट इज समथिंग दैट एक्सेलरेट्स द पेरिल। कोई एग्जांपल दे सकते हो, एनीवन कैन गिव एनी एग्जांपल ऑफ हैजर्ड? अल्कोहल। क्या अल्कोहल क्या क्या बढ़ा देता है? मैम कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जिससे तो मैम डेथ रेट या फिर जो भी मैम प्रॉब्लम्स है वो तो बढ़ सकते हैं ना उसमें। हाँ जैसे अगर कोई मैम कंटिन्यू कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल और उसने अपना वो लेके रखा है, इंश्योरेंस लेके रखा है डेथ वो, तो मैम वो और उसके बाद वो कंज्यूम करे जा रहे तो वो तो लॉस ज्यादा है ना मैम। हाँ, चांसेस ऑफ लॉस मतलब उसका डेथ होने का जो चांसेस है उसको बढ़ा दे रहा है। सो इसीलिए यस कंजम्पशन मैम। ऑफ अल्कोहल अगर लेगा, हाँ किसी का लीवर डैमेज हो गया, वो उसका वो बीमारी होने का चांसेस को भी बढ़ा देता है। और सपोज उसका लीवर पहले से ही कमजोर है और तब भी वो अल्कोहल पिए जा रहा है, तो क्या होगा, intake of alcohol is increasing that chances of more damage to the liver और डेथ भी, ड्यू टू द डैमेज ऑफ द लीवर के वजह से उसका डेथ जो है उसका भी चांसेस को बढ़ा रहा है। सो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल वी कैन से इट इज अ हैजर्ड। अब देखो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे फैक्ट्री में मानो कहीं पे अगर एक्सप्लोसिव रखा हुआ है तो वहां पे अगर आग लग जाता है, एक्सप्लोसिव होने के वजह से वो आग बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड कर जाएगा और पूरे के पूरे फैक्ट्री पूरा जल जाएगा। वेरएस अगर एक्सप्लोसिव नहीं होता और आग लग जाता तो देखते कि हो सकता है फायर जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता। वेरएस एक्सप्लोसिव होने से तुम्हारा फायर का जो स्प्रेड होना उसको बहुत बढ़ा देता है रैपिडली, एंड जो लॉस हो रहा है that will be huge amount due to the presence of explosive। और एक एग्जांपल क्या है, तुम लोग देखोगे कि गाड़ी जैसे ही रोड पे देखोगे ना, एलपीजी गैस लेके जा रहा है, नीचे पीछे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल, बी अलर्ट, है ना। तो वैसा अगर जो तेल कैरी करके ले जा रहा है उसके साथ अगर किसी गाड़ी का टक्कर लगा तो क्या होगा, कॉशस वाला वहां पे क्यों दिया रहता है, सो दैट उसके साथ बच के रहना है, दूरी बना के रहना है। इसलिए क्योंकि अगर स्लाइटेस्ट उसके साथ कुछ भी टक्कर होता है एनीथिंग, तो आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। थोड़ा ऐसे ही दूसरा दूसरा टू व्हीकल्स का कोई भी कोलिशन में से जो भी एक्सीडेंट होगा उसका जो लॉस होगा, और साथ में कोई अगर तेल वाला गाड़ी के साथ टक्कर होता है तो क्या होगा, फायर लग जाएंगे तुरंत और ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो सकता है। दैट इज ऑल्सो एन हैजर्ड, है ना। नॉर्मल मैम जो व्हीकल, बेरूत ब्लास्ट होगा वो भी इसका एग्जांपल होगा। हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? यस मैम, जो बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ वो भी तो इसका एग्जांपल होगा ना। किस
किसका ब्लास्ट होगा? बेरिक में जो लेबनान में ब्लास्ट अभी हुआ, पोर्ट पे एक ब्लास्ट हुआ था मैम, एक्सप्लोसिव के कारण, उसके बारे में अच्छा, बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो वो अच्छा, भी तो इसका हाँ, एग्जांपल होगा, क्योंकि यस, वो यस, एक्सप्लोसिव वहाँ यस, पे रखा हुआ था हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में, हाँ, तो वो दैट इज एन हैजर्ड, वो भी उसका एग्जाम्पल तो वो होगा। इंक्रीज हो गया लॉस का बहुत ज्यादा। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो भी उसका लॉस हो गया। फिर बहुत टाइम तुम देखोगे, अगर बस में ट्रेन में सफर कर रहे हो तो उसमें लिखा रहता है नो स्मोकिंग, रहता है ना। अगर स्मोकिंग करोगे तो उसमें क्या, गाड़ी में अगर मानो कोई सिगरेट का टुकड़ा ऐसे ही छोड़ दिया तो फायर होने का चांसेस को बढ़ा देता है, और उसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो सकता है, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। अब देखो, हैजर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे 3 कैटेगरीज लिखे हैं, लेकिन दोनों मैंने मेनली लिखा है इसीलिए क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द सेकेंड वन, दैट इज मोरल हैजर्ड। देखेंगे हम लोग क्या है। एक है देखो फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड क्या हो गए, यही जो हम लोग बोल रहे थे, फिजिकल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो उसका चांसेस ऑफ लॉस को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल हैजर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कोई भी, जैसे कोई फैक्ट्री में एक्सप्लोसिव होना, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए फैक्ट्री हैविंग एन एक्सप्लोसिव, है ना, ये उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके वजह से लॉस बढ़ा दिया, ये फिजिकल हैजर्ड हो गया। ये सारा चीज हो गया फिजिकल हैजर्ड जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। पेट्रोल, ये मोर हैजर्डस देन एडिबल ऑयल फॉर ए फायर। अगर आग लगना है, एडिबल ऑयल है, उससे पेट्रोल है तो ज्यादा लगा देगा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल हैजर्ड। वेयर एज देखो, इट कंसिस्ट ऑफ दोस फिजिकल एट्रीब्यूट्स और फिजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द रिस्क। मोरल हैजर्ड पे आ जाते हैं। मोरल हैजर्ड किसको बोलते हैं? इट इज रिलेटेड टू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, पर्सन के कैरेक्टर के साथ वो रिलेटेड है मोरल हैजर्ड। कैसे? जैसे डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ब्राइबरी। कोई भी पर्सन, हम लोग करप्शन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कोई कंपनी के अंदर जैसे सत्यम में हुआ, अंदर अंदर में फ्रॉड हुआ, इतना सारा लाइन बना लिया, और इसके वजह से क्या हुआ, कंपनी एकदम तबाह हो गया। सो दिस वाज एक्चुअली मोरल हैजर्ड। बहुत सारे बार कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग ब्राइब्स लेते हैं, बहुत सारा चीज फ्रॉड करते हैं, डेटा जो है उसको कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर देते हैं, ये सारा चीज है मोरल हैजर्ड। सी द थर्ड कैटेगरी, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा था। थर्ड कैटेगरी इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मोरल हैजर्ड, लेकिन इट इज समथिंग डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंस है। मोरल हैजर्ड बोलते हैं इसको, मोरल। इट इज रिलेटेड टू एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, एटीट्यूड बोल सकते हो। जैसे केयरलेसनेस, इनसिंसियरिटी, ये सारा क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड से रिलेटेड है। वेरस तुम्हारा कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम कुछ फ्रॉड कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो, दिस इज ऐसा नहीं है, लेकिन यू आर वेरी कैजुअल बिहेवियर है तुम्हारा, सीरियस बिहेवियर नहीं है, सीरियस अप्रोच नहीं है, इनसिंसियरिटी, इसके वजह से भी लॉस होता है। क्या लॉस होता है, बता सकते हो कोई एग्जाम्पल इसका? जैसे मानो तुम लोग घर से बाहर निकल के चले गए ऑफिस, हाँ, और जल्दी जल्दी में गए, तो ऊपर का जो लॉक है उसको तुम खींचे हो, लेकिन तुम देखे नहीं कि वो लॉक उसके हसबोल्ट के उसके अंदर गया और वो तुम्हारा लगा। यू हैव नॉट सीन दैट, ताला भी लगा दिए लेकिन उसके अंदर वो गया नहीं और खुले के खुले रह गए, और तुम चले गए ऑफिस, और उसके बाद तुम देख रहे हो कि वहां पे चोरी हो गया। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं मैम। यस मैम। है ना, यस सुनाई मैम, दे रहा है ना? हाँ, मुझे लगा कि कनेक्शन यस चल मैम, यस गया। मैम हाँ नहीं, तो ऐसा अगर होता है तो ये क्या है, इनसिंसियरिटी के वजह से चोरी हो गया तो लॉस हो गया, है ना। फिर तुम लोग बाइक में जा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो दिस इज ऑल्सो केयरलेसनेस, उसके वजह से पीछे से आके तुमको मार दिया, या तुम्हारे साइड से कोई आ गया तो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस, दिस इज अ मोरल हैजर्ड। ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। कितना बार तो कोई रेल लाइन क्रॉस करता है बात करते करते, या फिर
बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेन आ गया है और सामने में जो क्रॉसिंग है उसमें ऑलरेडी बैरिकेड लग चुका है, लेकिन उसको नीचे से जाके वो जा रहा है क्रॉस करके, सामने में ट्रेन आ गया और कट गया, तो क्या होगा? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, दिस इज ऑल्सो अ मोरल हैजर्ड। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन है? आज जो पार्ट मैंने कवर किया है इसमें से, वी हैव कवर्ड पेरिल किसको बोलते हैं, रिस्क किसको बोलते हैं, देन वी हैव सीन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क। मैम ये स्लाइड को सेंड कर दीजिएगा, और वो पिछले बार में भी जो हाँ, बताए ये थे देखो, अभी हम उस जाएंगे इन्वेस्टमेंट और वाला। जाके हम बता रहे हैं, जैसे ही हम जाएंगे आई विल क्रिएट 2 क्लासरूम्स, एक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, एक है इंश्योरेंस का। ठीक है, कोड आई विल शेयर इन द ग्रुप। कोई मैम भी अभी ये पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे। अगर आप अभी क्लासरूम बनाने वाली हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्लासरूम में ही शेयर कर दीजिए। हाँ, तुरंत के Yes, तुरंत ma'am. बना देंगे, वहां पे बना देंगे, ये भी दे देंगे, और ऊपर से इसका स्टडी मटेरियल ऑल्सो। Okay, ma'am. सब कुछ उसी में शेयर करेंगे ना तो ठीक रहेगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में ये दिक्कत होता है, कोई कभी निकल गया, फोन फॉर्मेट हो गया, उसके बाद उसके पास मिल नहीं रहा है, तो फिर दूसरे को बोलते हैं एग्जाम मैम के टाइम, दो ये दिक्कत हो जाता है। दो और फाइनेंस का हम्म। पेपर है, वो कौन पढ़ाएंगे? अच्छा, एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, उसके लिए दोनों के लिए नया फैकल्टीज आ रहे हैं, थोड़ा कुछ दिन आ रहे टाइम हैं, लगेगा। तो हाँ, आज अब क्लास नहीं होगा ना फाइनेंस का? नहीं आज अभी तो नहीं होगा, आई विल लेट यू नो। ठीक है, जैसे ही आएंगे ना हम उसमें ऐड कर देंगे तुम लोग को, और लिंक भी हम सर को बोल देंगे, उसमें शेयर करेंगे वो। ओके मैम। 2 पेपर चलेगा ना फाइनेंस का? हाँ, तब तक जाके तुम लोग ये वाला हम तुरंत शेयर कर दे रहे हैं, उसमें से अच्छे से पढ़ लोगे। और टुमारो आई एम गोइंग टू टेक द क्विज फॉर बोथ ऑफ दिस, जहां तक कवर किया है वहां तक। ओके मैम। दोनों का क्विज होगा मैम? हाँ, दोनों का एक क्विज होगा, बोले ना। इसके लिए अच्छा ये होगा कि तुम लोग का भी एमसीक्यू जो है, इसी एमसीक्यू में से हम फिर ऑनलाइन टेस्ट में दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अभी से कुछ कुछ प्रैक्टिस भी करोगे, तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अभी से होते रहेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, है ना? अगर हर क्लास में थोड़ा थोड़ा Yes, ma'am. देंगे तो तुम लोग पढ़ते जाओगे, तो एंड में जाके उतना प्रेशर भी नहीं होगा। ऑनलाइन में आई नो देयर इज अ Yes, लॉट ma'am. ऑफ प्रेशर, टेक्निकल इशू भी होता है बहुत टाइम, और एग्जाम में भी देखे तुम लोग का ऑनलाइन में मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया है। रियली तुम लोग का क्या हुआ है आई डोंट नो। सेकेंड ईयर का क्योंकि मैं पेपर ले रही थी, तो उसके हिसाब से जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं, 90 अबव उसको मिलता था, लेकिन ऑनलाइन टेक्निकल इश्यूज के वजह से बहुत कुछ है, उसके वजह से क्या हो गया, फिर ऑप्शंस में इधर उधर गड़बड़ कर दिया, तो उसके वजह से भी उन लोग का बहुत कम हो गया है। सीजीपीए उन लोग का लास्ट वाले के लिए बहुत कम हो गया। अदरवाइज फाइनेंस के पीपल हमेशा ही ये लोग अच्छा करते हैं, हमने देखा है, ओवरऑल टॉप रहते हैं सारा स्पेशलाइजेशन में, लेकिन यही ऑनलाइन के वजह से इन लोग को दिक्कत हो गया। तो इसीलिए अभी से हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होते रहे, सो दैट तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है ना? अभी एक बार और अटेंडेंस दे दो तो फटाफट। अगर किसी का कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये हो गया है, तो यू पुट योर रोल नंबर एंड योर नेम। जो बाद में ज्वाइन किए हैं उसका भी, जो पहले भी किए हैं तब भी कर दो, इन केस अगर मिस हो जाए। कितने स्टूडेंट्स हैं? इंक्लूडिंग मी 15, so 14 students. मैम एक प्रॉब्लम हो गया, वो फिर से बनाना होगा क्या मैम? वो 1 की जगह रोल नंबर में @ चला गया है। अच्छा, तो लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी लिखो ना, तुम्हारा नाम लिख दो और रोल नंबर लिख दो। ओके मैम।